अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़ावे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के मंदराजात सामने आए तो बेसाख्ता फिर यही जुमला जहन में आ गया। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद का इंतहाई अहम नोट, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से मारगला पहाड़ी के दामन में रहते हुए लिखे गए। इस दौरान मुसलसल गीदड़ों की आवाज़ें कानों में आती रहीं, लेकिन गीदड़ भपकियाँ उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर भी संगीन सवालात उठा दिए। बताया गया है कि कमीशन के काम शुरू करने से पहले ही ब्यूरोक्रेसी ने खुद को खौल में बंद कर लिया, रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ये इक़दामात अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए किए। ब्रॉडशीट के रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आज़म तक गायब किया गया। नैब के सिवा किसी इदारे ने कमीशन से ताउन नहीं किया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ये भी लिखते हैं कि इदारों और वजारतों के अदम ताउन से मोहनदास गांधी खुश हुए होंगे। करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। ऐसे लोग टुकड़ों के लिए अपने मुंह फाड़े दुम हिलाए खड़े रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है नाज़रीन। ब्रॉडशीट को अदायगियों का मामला हो, सरकारी खजाने में बेजाब्तगियाँ, ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ सब कुछ है। चाहे तो सब कुछ कर गुजरे और न चाहे तो किसी को कुछ भी ना करने दे। सालों से यही चल रहा है। जरदारी दौर हो, नवाज हुकूमत हो या खान सरकार, तहकीकाती इदारों के पास इंक्वायरीज की कतारें लगी पड़ी हैं, लेकिन 10-10 साल बाद भी कुछ साबित नहीं हो पाता। न मुजरिम सज़ा पाता है। बिलाखिर अदम शवाहिद पर फाइलें बंद कर दी जाती हैं। सिस्टम में बेहतरी की उम्मीद तो नापैद, हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। इसी बोसीदा निज़ाम के खिलाफ खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन बदकिस्मती कि नई इमारत के लिए उन्हीं मेमारों का इंतखाब किया गया जिन्होंने बिल्डिंग की बुनियादों को खोखला किया। काबीना हो या ब्यूरोक्रेसी, आज फिर वही चेहरे उछल कूद में मगन है। तब्दीली की बांसुरी पर कौम को मौजज़े की उम्मीद दिला रहे हैं ये चेहरे। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाते ही मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा की तबीयत ऐसी बिगड़ी है कि संभलने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। कल ही नवाज शरीफ के ज़ाती मालिश डॉक्टर अदनान भी लाहौर आ चुके हैं, जो मरियम का इलाज करेंगे। डॉक्टर अदनान की आमद से कई सवालात हैं जो खड़े हुए हैं कि मरियम फिर से लंदन जाने की कोशिशें कर रही हैं क्या। तो फिर उन्होंने एक ट्वीट करके सारी अफवाहों पर पानी फेर दिया। वो लिख रही हैं अपने ट्वीट में कि इलाज के लिए कहीं नहीं जा रही, यहाँ रहकर हुकूमत का इलाज जारी रखूँगी। लेकिन उस ट्वीट को नाज़रीन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मरियम साहिबा के बाहर जाने का इंदिया ज़रूर दे दिया है। मरियम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ है इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है वो बहुत सारे माने में लिया जा रहा है। एनआरओ की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोशिश जारी है। लेकिन बात यह है कि वो एनआरओ देना किसने है, तो इनको कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। जो भी इनके मामलात हैं उनको यहीं तय करने पड़ेंगे। इनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी ज़ुर्मानी है। देखिए, इंतज़ार कीजिए कि मियाँ साहब की तरह नाना करते हाँ कर बैठेंगी या नहीं। लेकिन हुकूमत के लिए उनका एक साथी बड़ा मसला बन गया है। कल FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जहांगीर तरीन पर मुकदमा दायर किया था। आज उनकी मिल JLU के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम ने अबूरी ज़मानत करवा ली है। जहांगीर तरीन भी ज़मानत करवाएंगे या अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार करेंगे, या उन्हें यकीन है कि उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है किसी में। बहरहाल नाज़रीन, कल को आए एक नए वज़ीर ने बड़े अहम ऐलानात किए थे जो आज मुस्तरद भी हो गए हैं। ज़रा याद कर लीजिए। ICC का पहला इजलास था जिसको मैंने चेयर किया। इंडिया से चीनी की तजारत खोलने का फैसला किया है। 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, उसका बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब आवाम को पहुँचेगा। रेफर कर दिया है कि वो इंडिया का जब तक कि वो पुरानी 370 की सूरत हाल बहाल नहीं करता उस वक्त तक ये काटन और चीन का नहीं होगा। अब नाज़रीन, नए वज़ीर ख़जाना के तमाम ऐलान करदा फ़ैसले मुस्तरद। भारत से कोई तजारत नहीं होगी, ना चीनी और ना ही कपास दरामद होगी।
वफाकी काबीना ने ECC की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था कि भारत के अलावा बाकी ममालिक में भी चीनी महंगी है, अगर कहीं और से चीनी ख़रीदेंगे तो कीमतें कम नहीं होंगी। लेकिन अब काबीना के फैसले के बाद हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, इस पर भी तफसीली तौर पर बात करेंगे। लेकिन तमाम चीज़ें जो डिस्कस की अभी मैंने, उस पर बात करने के लिए सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको। आज़म साहब, सबसे पहले तो साहिबा की तबीयत के हवाले से बता दीजिएगा। कल से डॉक्टर अदनान आए हुए हैं, क्या बात सामने आई है? चेकअप हुआ उनका? क्या कहा उन्होंने मरियम साहिबा के हवाले से? जी देखिए, मेरे पास कोई बिल्कुल जो अपडेट सिचुएशन नहीं है। मैं फ्रैंकली आपसे ये बात करूंगा, मुझे ये जरूर मालूम है कि उनका पिछले 3-4 दिन से ज्यादा डिटीरिएट हो गया था। उनका गले का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई थायराइड रिलेटेड। और डॉक्टर अदनान क्योंकि उनके फैमिली फिजिशियन भी हैं शुरू से, और वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी देखते रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब डॉक्टर आज़म साहब, मरियम साहिबा के तमाम टेस्ट और इलाज वगैरह पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि जिसके लिए उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़े? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, मरियम नवाज साहिबा का जो इस वक्त जो तिब्बती मामला है, मैं नंबर 1 डॉक्टर नहीं हूँ, नंबर 2 मुझे लेटेस्ट अपडेट का नहीं पता। अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए, उन्हें शफाए कामला मिले। वो एक बहादुर खातून है, और ये मैं आपको जरूर कहता हूँ कि वो बिल्कुल, उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो सियासत छोड़ के और वो बाहर जाएं। इलाज के लिए जनरली अगर उन्होंने जाना है तो वो उनका आईनी और कानूनी हक है, उससे उन्हें नहीं रोका जा सकता। और ये हक उन्हें बिल्कुल मिलेगा, इसलिए कि जब आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कवानीन इजाजत देते हैं कि हर शहरी जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ इलाज मुआवजे के अलावा भी सोशल रीजन के लिए भी ट्रैवल कर सकता है। और उसकी बाबत क्योंकि उनका मामला अदालत में जगह समाप्त भी रहा है और पेंडिंग है अभी तक, वो अव्वल तो हुकूमत को ग्रेसफुली ऐसी चीजें करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो अदालत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस मामले पे जज एग्जैक्टली सर, फिर मामला चेंज हो जाता है अगर वो जमानत पे हो या दीगर मामला अदालती मामला चल रहे हो। अब ये मुझे बताइए, मरियम साहिबा का पासपोर्ट तो सर लाहौर हाई कोर्ट के पास जमा है, तो क्या वापसी के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे? फिलहाल तो वो केस वैसे ही पेंडिंग है। आपको तो मुझे से ज्यादा पता होना चाहिए कि वो मामला जो है वो पेंडिंग है पिछले कुछ माह से। मरियम नवाज साहिबा ने एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में, जो कि पेंडिंग है कुछ अर्सा से लाहौर हाई कोर्ट में, और वो उसमें जो फैसला होगा उसके मुताबिक उनके नाम के रिमूवल के लिए ECL से और उनके पासपोर्ट की वापसी के लिए वो रिट पिटीशन पेंडिंग है, उस सब से लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, अब सर ये बता दीजिए, मुस्लिम लीग नून और JUI के फैसले पर पीपल्स पार्टी का जवाब भी आ गया है कि अगर आप लोग गिलानी साहब को ऑपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेंगे तो वो शहबाज शरीफ साहब को भी ऑपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। सर देखिए, ये तो अभी लफ्जी बातें ही हैं सारी। ये सारे मामला ज्यादा बेहतर तरीके से हल होंगे PDM के इजलास में। उससे पहले हर दोस्त की, हर साथी की अपनी राय है। जैसे हम ये समझते हैं कि ये बड़ा गैर मुनासिब हुआ जो कि ऑपोजिशन बेंचेस पे हुकूमती लोगों को भेज के तो उन्हें ऑपोजिशन बेंचेस पे बिठा के डिक्लेरेशन हुए। उस हवाले से सारी जमातों की जो PDM का हिस्सा हैं, उनमें से सारी में से 80% जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसी हवाले से वो बात हुई। लेकिन ये सारे मामलात जो हैं, मेरे ख्याल में ये PDM के जो सरबराही इजलास हैं उस पर इन पे आगे फर्दर पेशरफ्त नहीं होनी। ये एक ओपिनियन है कि जी हम हुकूमती बेंचेस वाले लोगों की ऑपोजिशन में जो शमूलियत है उसकी वजह से हम नहीं समझते कि ऑपोजिशन की सही नुमाइंदगी हो रही है। ये राय है लोगों और ये परसेप्शन भी है। इस पे गुफ्तगू, सबसे बेहतर जो गुफ्तगू है वो PDM के सरबराही इजलास में होगी। रही बात मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो वो तो किसी हुकूमती मेंबर ने उनको वोट नहीं दिया हुआ उन्हें मुंतखब करने में या उनको फिगर डिक्लेयर करने में। वो ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करते हैं सही मानों में, और मैं नहीं समझता कि बात यहाँ तक जाएगी कि किसी को मानने या ना मानने वाली जो नेशनल असेंबली वाली बात है, क्योंकि वो बिल्कुल जमहूरी तरीके से हुआ। उसमें जो कानून और जो प्रोसीजर और जो रवायत है, सर वो सरबराही इजलास जिसका बार बार तस्करा आप कर रहे हैं वो कैसे होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की क़यादत से मौलाना साहब नाराज हैं। सर ऐसी खबरें सुन रहे हैं जिसकी वजह से PDM का सरबराही इजलास का मामला तय नहीं हो पा रहा है, ये बात दुरुस्त है? सर कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग है।
और ये तय हुआ था पीडीएम के इजलास में कि पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करने के बाद पीडीएम में आएगी, बैठेगी और वो अपने उन्होंने जो डिसीजन वहां पे करने थे उनके बारे में आके अपना जो नुक्ता नजर है या जो लाहे अमल है वो पेश करेगी पीडीएम में। तो इसलिए 4 से पहले पीडीएम का सरकारी इजलास मुमकिन ना हो जाए। सही। आजम नज़ीर तालड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आपसे कमर जरूरत है। कमर जमान खान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर खुशामदीद कहूँगी आपको। अहम मामलात हैं कमर साहब जिस पर बात करनी है मैंने आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही हूँ मरियम साहिबा के हवाले से बात कर लूँ। आजम साहब कह रहे हैं कि जी उनका कानूनी हक है, वो चाहे इलाज की गर्ज से जाएँ चाहे मुलाकात की गर्ज से जाएँ, जा सकती हैं। सर क्या स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमर साहब इस पर? हमारा कोई स्टांस नहीं है जी, बिल्कुल जो उनका कानूनी हक है उनको मिलना चाहिए और ये फैसला मुस्लिम लीग करेगी। आजम नज़ीर तारड़ साहब उनके वकील भी हैं और उनकी जमात से भी हैं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। किसी भी आजाद शहरी का अगर उस पर कोई कानूनी कदगन नहीं है तो उसका ये हक है कि वो बाहर जाए, इलाज कराए या किसी को मिलने जाए या अपने किसी कारोबारी गर्ज से जाए, ये उसका इस्तेहकाक है, उसको रोका तो नहीं जा सकता। सही। कमर साहब आप कह रहे हैं कि जा सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं सर। गिलानी साहब के ऑपोजिशन लीडर बनने से मुस्लिम लीग नून और जेयूआई तो नाराज थी ही, जमात के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं सर। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कि वो भी इसे गलत इक़दाम ही करार दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये फैसला भी ऑपोजिशन की मुशावरत से ही होना चाहिए था सर? किरण, ये मुशावरत से ही होता तो बेहतर होता और हुआ। इस पे कुछ अपोजिशन वाले शामिल हैं और कुछ शामिल नहीं हैं। और ये भी था कि ये गिलानी साहब का चेयरमैन का फैसला जो कि डाका मार के हमसे छीनी गई है सीट, उसका फैसला आने तक कम से कम इसको चलाया जाए। लेकिन इस पे हमारे दोस्त ज्यादा नाला हुए हैं। ये जो हुकूमती अरकान को अपोजिशन पे बिठाने की बात की जा रही है, कुछ लोगों ने अपनी आजादाना हैसियत में चेयरमैन का वोट दिया है और गिलानी साहब को किसी भी वोट के बगैर 26 वोटों की, अपोजिशन के 26 वोटों की ताईद हासिल थी। 26 वोट ही तारड़ साहब के पास थे, 26 ही गिलानी साहब के पास थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी का ये इस्तेहकाक था कि उनको नोटिफाई किया जाता। और दिलावर साहब जो मुस्लिम लीग के सेनेटर हैं बुनियादी तौर पे, उनको साथ मिलाएं तो ये 27 हो जाते हैं। तो उन वोटों की बुनियाद पे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बुनियाद पे बने हैं, वो 26 अरकान के तौर पे बने हैं, वो 27वां मेंबर मुस्लिम लीग के सेनेटर के तौर पे की बुनियाद पे बने हैं। बाप के वोटों की उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई मेंबर आके वोट देता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, बट वो उसकी बुनियाद पे नहीं बने। ये जो तासर दिया जा रहा है ये गलत जी। अच्छा कमर साहब, 4 तारीख की मीटिंग के हवाले से और वो जो जलसा हो रहा था, जलसा तो खैर अब मुलतवी हो गया, लेकिन उस मीटिंग के हवाले से सर बड़ा तस्करा हो रहा है, बड़ी बात हो रही है कि इसके बाद अब असल शक्ल पीडीएम की निकल कर सामने आएगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना देगी कि आखिर आप लोग करने क्या जा रहे हैं, इस्तीफों के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो सर मीटिंग हो रही है 5 तारीख को, 4 को नहीं 5 तारीख को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है जी। उसमें यकीनन ये इशू भी आएगा और भी बहुत सारे इश्यूज उसमें डिस्कस होंगे। काफी प्रोग्रामों में 4 अप्रैल का जिक्र किया जा रहा था, 4 नहीं 5 अप्रैल को हमारी मीटिंग। सही सर, मुझे भी ये याद पड़ता है कि 4 अप्रैल की बात की थी। सर क्या कुछ मुख्तलिफ हो सकता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होता है? भुट्टो साहब का यौम शहादत है, उस दिन हमारी सीसी होती है ट्रेडिशनली गड़ी खुदा बख्श में जी। लेकिन अब वो क्योंकि जलसा मंसूख हो गया है लिहाजा उसको 5 तारीख को रखा गया है। जो 5 या 4 में कोई बड़ा फर्क तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ तब्दीली हो सकती है फैसलों में या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगाज से कह रही है इस्तीफों के मामले पर, सर उसी पे ही रहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पे जो मौक़िफ़ दिया है, हमारा इस्तीफों से इन्हिराफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक दरमियान में एक पॉइंट है, हम चलते आ रहे थे अपने अपने जो तयशुदा इश्यूज थे उसके मुताबिक पीडीएम चल रही थी, लेकिन दरमियान में आके एक पॉइंट आया जहां पे हमारे दोस्तों का ख्याल है कि अदम एतमाद की जो तहरीक वाला पॉइंट है इसको छोड़ दिया जाए और अगले पॉइंट यानी इस्तीफों पे चला जाया जाए। हमारा ख्याल है कि नहीं, अभी उतनी सड़क गर्म नहीं है, अभी माहौल वो नहीं कि हम इस्तीफों के जरिए फौरी तौर पे मसला हल कर सके। हम शायद इस जरिए से ज्यादा आसानी से मसला हल कर सकते हैं और पंजाब में ये और आसानी से हल हो सकता है। लिहाजा हमारा ये राय है
इस्तीफों से हमें बिल्कुल इन्हराफ नहीं है। जी जी। हाँ, पार्लियामेंट्री फोरम छोड़ने का पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मौकफ रहा। 1985 में एक दफा ये फैसला हुआ और बीबी शहीद हमेशा कहा करती थी कि वो हमारी बड़ी सियासी गलती थी और ये हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है, लेकिन इस्तीफों से पीपल्स पार्टी कोई इन्हराफ नहीं कर रही, सिर्फ उसकी टाइमिंग का कि एक स्टेप आज लिया जाए या इससे अगले स्टेप पे जाके इस्तीफे अच्छा दिए सर, जाए। इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं सर, इस पर इतनी बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपना मौकफ लेकर चल रही है, तो सर दीगर जमातें हैं, जैसा मरियम नवाज साहिबा पहले भी कह चुकी हैं कि इन मामलात पर हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये JUIF या मुस्लिम लीग नून ये इस्तीफे क्यों नहीं दे देती, ये क्यों नहीं आगे बढ़ जाती? क्या आप लोगों ने रोका हुआ है उनको? आपको तो समझ आता है सिंध में हुकूमत है। ये सवाल तो उनसे करें, वो आपको बता सकेंगे इस सवाल का जवाब। लेकिन हमने आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद किया था और ये फैसला किया था कि PDM के फैसले कसरत राय की बुनियाद पे नहीं होंगे, मेजॉरिटी की बुनियाद पे नहीं होंगे, बल्कि इत्तेफाक राय की बुनियाद पे होंगे, मुकम्मल कंसेंसस की बुनियाद पे होंगे। और जितने फैसले कंसेंसस से हुए हैं उसके वो नतीजा खेज भी हुए हैं, उसके फायदे भी हुए हैं अपोजिशन को। अब भी हम इस पे कायम हैं। हाँ, एक बात के हम अपने दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो मीडिया के जरिए जिस तरह के लहजे और जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जमात को ये इस्तेहकाक नहीं, मुझे ये इस्तेहकाक नहीं है पीपल्स पार्टी कि मैं मुस्लिम लीग, JUI या किसी भी और जमात को ये कहूं कि आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये करूंगा, मैं आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये करूंगा। इसी तरह किसी दूसरी जमात को भी पीपल्स पार्टी को ये कहने का हक हासिल नहीं है, ना हम इसको सुनने को तैयार हैं। हाँ, हम मीटिंग में बैठेंगे, वहां बैठ के बातें करेंगे, जो अपना नुक्ता नजर है वो सबके सामने रखेंगे। इससे पहले भी जो हमने नुक्ता नजर रखा उसको मानने सर का। ऑब्वियसली ये सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुसलसल हो रहा है और आपको भी, आपके भी इल्म में होगा, मोहम्मद जुबैर साहब ने तो इसका बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें शक है कि ऐसा ना हो कि फिर यहाँ पे भी हिस्से बांट दिए जाएं, कुछ आपको और कुछ विफाक को दे दिया जाए। बहरहाल सर अब ये बताइएगा जरा, हुकूमत ने भारत के साथ मैं मौका नहीं समझ सका सर, मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा था कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं तो हमें शक है कि कुछ पंजाब में डर है कि पीपल्स पार्टी और PTI को हिस्सा मिल जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट उनको दे देगी। सर देखिए, जुबैर साहब बड़े दूर तक रसाई रखने वाले आदमी हैं, उनकी अपनी खबरें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बड़ा वाजे कौम के सामने एक मौकफ रख के बात कर रहे हैं, हम कोई उससे भागे हुए नहीं है। जुबैर साहब तो बहुत सारे रवाबत अपने रखते हैं। मेरी तो गुजारिश ये है कि इस्तीफे देने का ऑप्शन हमारे लिए तो मौजूद है, बाकी जमातें इस्तीफे देती हैं नहीं देती हैं ये उनका फैसला है। हम अपने उस चार्टर के मुताबिक तैयार हैं, लेकिन अब हमारे दोस्तों ने इसरार किया तो हमने कहा था कि हमें CEC की मीटिंग में ये एंडोर्समेंट ले लेने दें, जो CEC फैसला करेगी हम उस पर संजीदगी से कोशिश करेंगे कि PDM की राय जो है उस पर बहस हो, उसको मान ली जाए। लेकिन उससे पहले जो लहजे, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। कोई शख्स, कोई जमात कितना बड़ा कितना छोटा है, उसे दूसरे को डिक्टेट करने का और ये कहने का कि फलां जमात में और इत्तेहाद में रहेगा, फलां नहीं रहेगा। हम यहाँ किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, ना कोई हमारा सबॉर्डिनेट है। वी आर ऑल इक्वल्स और हम सारे इकट्ठे बैठ के मुशावरत से फैसले करते हैं। यहाँ कोई डिक्टेशन लेके या डिक्टेशन दे के फैसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब प्रोग्राम में साथ होने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। शुगर इंक्वायरी के हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात है प्रोग्राम में करने के लिए, ब्रेक के बाद करते हैं। वेलकम बैक जी। हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरफ भारत से चीनी इंपोर्ट करने की तजवीज़ मुस्तरद की है और दूसरी तरफ मुल्क में चीनी माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। शुगर स्कैंडल के सट्टेबाजों के खुफिया खातों का रिकॉर्ड हमें मिला है नाज़रीन। FIA ने 500 से ज़ायद खुफिया खातों की किताबें और फाइल्स हासिल की हैं। 12 मार्च 2021 को अगले 2 माह के लिए अरबों रुपए चीनी के सौदे हुए हैं। नईम अशरफ भट्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, ये ज़रा आसान सादा लफ्ज़ों में बताइएगा, क्योंकि हम तो सट्टेबाज एक क्रिकेट के हवाले से ही जानते हैं, ये कैसे व्हाट्सएप पे काम करते हैं? ये ना तो मिल ओनर हैं, ना ही डीलर हैं, ना दुकानदार हैं, फिर भी ये चीनी का रेट जितना चाहे कैसे बढ़ा लेते हैं? नहीं जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया इनमें से कुछ नहीं, लेकिन इन सब के प्यारे हैं
इसलिए प्यारे हैं कि ये उन्हें अरबों रुपए कमा कर देते हैं नाजायज़ तरीक़ों से सही, और अपनी भी जेबें भरते हैं। ये जो 500 से ज़ायद खाते जो पकड़े गए हैं, जो कि खुफिया खाते रखे हुए थे इन्होंने बड़े बड़े घरों में, इवन लाहौर के डिफेंस के इलाके में बड़े बड़े घर लेकर, और लगता यही था ये रिहाइश है, लेकिन अंदर ये अरबों रुपए के खाते पड़े थे। और होता ये था, ये वाकई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये पेचीदा मामला था। ये सट्टेबाजी आसान अल्फाज में ये है कि एक कोई भी शख्स जो है वो जो कि जिसका के मिल से कोई वैसे ताल्लुक़ नहीं है, वो चीनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो होल सेलर भी नहीं, वो दुकानदार भी नहीं, वो एक रेट मुकर्रर करता है खुद ही। मिसाल के तौर पे मार्च का महीना है तो उस वक्त रेट है चीनी का 100 किलो की बोरी का 9,000 के लगभग। वो रेट तय करता है कि अप्रैल और मई के महीने में वो ये 100 किलो बोरी की चीनी 9500 से 9550 या 9600 तक वो रेट मुकर्रर करता है, और साथ कहता है कि मेरे पास 1000 ऐसी बोरियां मौजूद हैं 100 किलो की, जिसमें आपको अप्रैल और मई में 9500 से 9600 के हिसाब से फी बोरी आपको ये रेट मिलेगा, और ये मेरे पास बोरियां। वो फिर व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर, कॉल्स के ज़रिए, जो कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे वो ये बोली लगाता है, ये ऑफ़र करता है। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दूसरा उन्हें बताता है कि मेरी तरफ से ये 500 बोरियां इसी रेट पे अप्रैल और मई में डन कर दें। डन लिखा जाता है, और वो उसके बाद जो उसे 500 बोरियां खरीदता है वो कागज़ों की हद तक की, वो कुछ ही दिनों बाद वो फिर अपना रेट निकालता है, और वो कहता है कि मेरे पास 250 बोरियां हैं जो आपको जून के महीने में 9600 से ज़्यादा 9700 के हिसाब से आपको चीनी मिलेगी। अच्छा, इसी तरह ये सट्टेबाजी, ये सारा चीज़ चलती रहती है। चीनी जो है वो अभी मिलों में पड़ी है, अभी 2 महीने बाद रेट पता नहीं है, लेकिन रेट पहले ही तय हो जाता है। अब जब वो 2 महीने आते हैं, वो चीनी मिलों से इन तक पहुंचती है, तो फिर वही रेट होता है, लेकिन वो होता हुआ जब वो जेन्युइनली होल सेलर और रिटेल वाले और फिर दुकानदार तक पहुंचता है, तो वो 96 नहीं रहता किरण, वो पहुंच जाता है 99 से भी 10,000 तक पहुंच जाता है। और होता होता जो कॉमन मैन है उस तक चीनी फी किलो जो कि 70 रुपए में प्रोड्यूस हुई मुनाफे के साथ वो 105 रुपए तक चली जाती है। बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं आपका शुक्रिया, 140 तक भी चली जाती है। आबिद क़य्यूम सलेरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आबिद साहब, हुकूमत ने भारत से चीनी दरामद की तजवीज़ को मुस्तरद किया सर। दूसरी तरफ मुल्क में माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है, और जब भी माफियाज के खिलाफ ऑब्वियसली एक्शन होता है तो फिर उसका रिएक्शन ज़रूर आता है। तो सर ऐसा ना हो चीनी मजीद महंगी हो जाए। आपको लगता है कि हुकूमत के पास इसके लिए प्लान बी मौजूद है? देखिए, इस वक्त प्लान भी तो यही लग रहा है कि शुगर मिल्स को रेगुलेट करना, उनके जो डीलर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करना, और चीनी की होल्डिंग जो है उसको रोकना। और अगर हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स सारे मौजूद हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास सारी फॉरेंसिक कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, और अगर एविडेंसेस हैं इस वक्त इसके तहत कि ये सट्टाबाजों का एक पूरा ग्रोह जो है उसको पकड़ा गया है, उस पूरे माफिया को। हमारे पास कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है शुगर पे, वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव है। तो अगर हुकूमत चाहे तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनको बरामद करवा के होल्डर से इसको एक जो अपर सीलिंग है उस पर सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा करने में नाकामी हुई तो फिर जाहिर है कि चीनी का रेट जो है वो महंगा होगा, क्योंकि इंडिया से जो चीनी थी वो तकरीबन 20% इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती मिल रही थी हुकूमत को। अब अगर और वहाँ पे वो जो फ्रेट था और जो टाइम था डिलीवरी का, वो भी चूँकि वाघा बॉर्डर के जरिए था, बाय रोड था, ट्रक्स की जो डिलीवरी क्विकेस्ट आ सकती थी। तो अब अगर हमें कुछ शॉर्टेज होती है इंटरनल, नहीं ऑर्डर से स्टॉक निकलवाए जा सकते, तो फिर जाहिर है कि उसको इंपोर्ट करना होगा थ्रू जो फॉर्मल चैनल जिनके जरिए पहले टीसीपी कोशिश कर रही थी, और वो थोड़ी सी महंगी होगी। आप कह रहे हैं कि 40% इंटरनेशनल मार्केट से रेट कम मिल रहा था भारत से, लेकिन सर अब ये बताइए भारत से दरामद करने के अलावा सस्ती चीनी इंपोर्ट करने के लिए मजीद क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? कहाँ से हम 5 लाख टन की जरूरत को पूरी कर सकते हैं सर? देखिए, आपके पास जो चीनी की
जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो तो ज़ाहिर है कंपैटिटिव बिडिंग होगी। उस कंपैटिटिव बिडिंग में टीसीपी देख सकती है कि कौन सा मुल्क जो है किस महीने की डिलीवरी जो है वो फ्रेट एंड कॉस्ट सारा कुछ मिला के किस प्राइस पे देता है। तो ये इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में ही ज़ाहिर अब हमें जाना पड़ेगा। हम बायलैटरल जो है इम्पोर्ट वो तो नहीं कर रहे होंगे, और जो भी कंपैटिटिव बिडिंग मिलेगी उस मुल्क से मंगवाई जा सकती है। सही। आबिद सलाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। अगले टॉपिक की जानिब नाज़रीन बढ़ रही हूँ। ब्रॉडशीट रिपोर्ट के हवाले से बात करनी है मैंने, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के हवाले से डिस्कस करने के लिए खालिद अजीम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। खालिद साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो सर ब्रॉडशीट का सारा मामला ही गड़बड़ है। मुआहदे की ड्राफ्टिंग ही गलत हुई है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने चेयरमैन नैब को भी अंधेरे में रखा, कोई एक नहीं, ये तो पूरी की पूरी चेन ही है जिम्मेदारों की। सर ये तो सिर्फ एक नुक्ते की आप बात कर रही हैं, और वो जो 15 लाख की अदायगी है उसका मामला है। और इससे पहले जब इसकी इब्तदा होती है तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जैसे आपने तज़किरा किया जी, वो उन्होंने फारूक आदम साहब, उन्होंने जो है वो चेयरमैन नैब ने जो हिदायत दी थी उनको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया, और चेयरमैन नैब जो सैयद मोहम्मद अमजद हैं, जनरल रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ट्रस्ट किया कि जो कुछ मैंने कहा गया उसके ऊपर अमल हुआ होगा। लेकिन उसके बाद फिर उसकी पुरअसरारियत इस तरह से भी बढ़ती है कि सेक्रेटरी कानून जो है वो एक जो फाइल जो उस वक्त की वज़ीर कानून शाहिदा जमील के पास पड़ी हुई थी, उसको ये कह के वहाँ से उठा के ले आए, उन्होंने जायज़ा भी अभी नहीं लिया था कि जी ये चेयरमैन नैब को चाहिए, जबकि रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं है कि चेयरमैन नैब ने वो फाइल मांगी थी। इसका मतलब है कोई ऐसा था जिसको छुपाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। फिर रिटायर्ड जज जस्टिस शफीउर रहमान हैं, उन्होंने भी उसमें ये लिखा था कि ये जो कुछ आप लिख के दे रहे हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बाद में आपके लिए बहुत से नुकसानात जो हैं वो लेके सामने आएगी। और वो नुकसानात हमारे सामने आए कि अभी रिसेंटली हमने 7 अरब रुपए जो हैं वो अदा करना पड़े उस मुआहदे की पादाश में जो नाकिस था, जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था। और फिर हैरानकुन बात जो कमीशन ने नोट की है वो ये है कि एक मरहले पे जब वो उन्होंने ब्रॉडशीट को कोई एक वजाहत दे रहे थे, हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने कहा हमने इस मुआहदे के तवस्सुत से चेयरमैन नैब के ज़रिए पाकिस्तान को बांध दिया है, हुकूमत पाकिस्तान को बांध दिया है। और जो ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह थे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, उन्होंने ये लिखा है कि हमसे तो ये लगता है कि वो उस वक्त जो है वो पेरोल पे थे ब्रॉडशीट के। इसी तरह से उन्होंने साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक वजीर खारजा रहने वाले शख्स सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा के बारे में ये लिखा है कि वो उन्होंने उस वक्त वो नैब को मशवरे दे रहे थे, लेकिन वो भी ब्रॉडशीट के पेरोल पे थे। तो ये हैरानकुन इंकशाफात हैं जो इस रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने आए हैं। अच्छा खालिद साहब, फर्दर सर ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट के सियासी असरात वो क्या होंगे खालिद साहब? हाँ, उसमें ये चीज़ जो है वो अभी सामने आई, और अभी शायद उसके टिकट जो है वो समा पे चलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हों। एक उनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस नंबर 7 और 8 था, उसमें यह था कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो है उसको वापस लेने के लिए गफलत का मुजाहरा किया गया या बदनीति का मुजाहरा किया गया। तो उसमें कमीशन ने किया ये है कि सरबमौर लिफाफे में एक फहरिस्त जो है वो हुकूमत के हवाले की है, जिसमें वो तफसीलात हैं, और कहा है कि अब हुकूमत की सवाब दी जाए, इनको मंजर आम पे लाएं, लेकिन साथ ही कह दिया कि इन लोगों के नाम जानना और इन लोगों के बारे में उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या है ये जानना पाकिस्तान के अवाम का हक है। और उसमें फिर उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि उस दौर में नैब जो है वो उसकी जितनी भी पैरवी थी वो नीम दलाना थी, और यही नहीं बल्कि वो जो केसेस के फैसले उनके खिलाफ हो जाते थे उनके खिलाफ दानिस्ता अपील ही नहीं उन्हें की जाती थी, और अपील का वक्त जो है वो गुजर जाता था। और यकीनी तौर पे इसमें कुछ केसेस हमने देखे हैं, जैसे हुदैबिया का केस था, उसमें भी यही एक एलिगेशन सामने आया था। तो इन सारी चीज़ों को के ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। अच्छा, वो जो एनेक्सर 1
जी सर, ब्रॉडशीट कमीशन ने आसिफ जरदारी के स्विस केसेस के हवाले से समा की खबर की तस्दीक की है सर। स्विस केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले के रिकॉर्ड इसके काम आ सकता है या नहीं। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है सर। जी देखिए, ये बात कमीशन ने भी कही है कि ये हुकूमत की सवाबदीद है, अगर वो उसको उठा सकती है या नहीं। उस वक्त भी टेक्निकल बुनियादों पे उसको ख़त्म किया गया था और ये कहा गया था कि ये नैब ने बराह रास्त चूँकि म्यूचुअल असिस्टेंट की दरख्वास्त की थी, वो करने की मजाज नहीं है। इसके लिए अटारनी जनरल ऑफिस के ज़रिए इसको प्रोसीड किया जाना चाहिए। और उसमें मज़े की बात यह है कि मलिक कयूम साहब जो हैं वो उस वक्त उनके काम आए थे जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी तनकीद करते हुए नहीं थकती है। सबसे पहले उन्होंने ही इसको विड्रॉ करने के लिए लेटर लिखा था 2008 में। मलिक कयूम साहब को बहुत लानतान की जाती है कि वो स्विस केसेस के हवाले से, कोटेक्ना केसेस के हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने पे, नवाज शरीफ के कहने पे, खालिद साहब, हम इंतजार करना होगा कि जिनकी कोताहियां सामने आई हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और फिर जो माली नुकसान हुआ है उसके लिए क्या रास्ता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद की जाने बढ़ी हूँ। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन अब मार्केट में मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। अदालत के रिमार्क्स ये हैं कि वैक्सीनेशन रोकना मुनासिब नहीं है। वैक्सीन जितनी जल्दी लोगों को लग सकती है लग जाए। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स डॉक्टर कैसर वहीद साहब इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद सर। ये वैक्सीन कब शहरियों के लिए मैसर होगी, कैसे शहरी से हासिल कर सकेंगे, प्रोसेस तय हुआ है इसका? बहुत शुक्रिया समा टीवी की तरफ से मुझे मौका दिया गया है। देखें, पाकिस्तान में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हो गई हैं, कैंसाइनो की, साइनोफार्म की और स्पुतनिक जो रशियन है। अच्छा, तीनों चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं, इनका ये तरीक़ाकार बनाने का मुख्तलिफ है। मैं साइंटिफिक डिबेट में जाना नहीं चाहूँगा नाजरीन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत ने मुकम्मल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल रखा हुआ है। हर तरह की वैक्सीन जो 2 प्राइवेट पार्टियों ने इंपोर्ट की है, AJM कंपनी और AGP कंपनी, और साइनोफार्म हुकूमत ने खुद मंगाई है, उसका अभी किसी ने ओनरशिप दी नहीं और हुकूमत खुद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। बाकी ये 2 जो वैक्सीन है, स्पुतनिक और कैंसाइनो की वैक्सीन, ये डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी और उसकी बुकिंग जो पेशेंट इंटरेस्टेड मरीज हैं उन्होंने या लोगों ने, वैक्सीन लगवाने वाले इंटरेस्टेड पार्टी, उन्होंने बुकिंग करानी शुरू कर दी है। मैं कराची शहर के हवाले से बताऊं, जैसे साउथ सिटी है, OMI है, आखान है, इस टेंडर्स है, इस तरह के अस्पतालों में लोगों ने ऑलरेडी अपना नाम रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है। स्पुतनिक की जो प्राइस या कीमत 2 डोजेज की जो तय हुई है 12,268 रुपए, जिनके 2 डोज मिलेंगे 12,268 रुपए के 21 दिन के वक्त में पहला डोज लगेगा, उसके 21 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। तो ये इस वक्त पोजीशन है। और कैंसाइनो सर 12,268 रुपए, कैसर साहब वैक्सीन की कीमत सर 12,500, आप खुद तस्करा कर रहे हैं उसका, 12,268 रुपए। सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है वैक्सीन की असल कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $20 है यार सर। यानी पाकिस्तान में इतनी महंगी देने की वजह क्या है सर? 1,500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में देखें, समा जैसा मोतबर इदारा सुनी सुनाई बातें, देखें दुनिया में कहीं भी सर, ये सुनी सुनाई नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रही हूँ। मैं तो ये जानता हूँ, पूरी दुनिया में आप देख लें, गूगल कर लें कि पूरी दुनिया में कहीं वैक्सीन बिक नहीं रही। हर हुकूमत खुद वैक्सीन लगा रही है। पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क होगा जहां वैक्सीन प्राइवेट पार्टियों को इजाजत दी गई है लगाने की, तो इसलिए कीमत का तयन तो हो ही नहीं सकता। ये तो हुकूमती इदारे और जो वैक्सीन बनाने वाले इदारों का दरमियान वायदा हुआ कीमत का, उन्होंने कितने की खरीदी, उन्होंने कितने की बेची, ये कीमत पब्लिक में नहीं है। ये हेर से किसी ने किसी भी इदारे से जो वैक्सीन बनाने वाले, वो पाकिस्तान में भी वो इदारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फाइजर कंपनी पाकिस्तान में भी है, तो आप फाइजर के जो भी यहाँ इंचार्ज है या जनरल मैनेजर MD है, उनसे पूछ रहे, वो उनको भी शायद वैक्सीन सर अब तो ड्रैप ने कह दिया ना, अब तो विफाकी काबीना कीमतें मुकर्रर करने जा रही है, तय करने जा रही है। अब अगर ये कीमत 12,000 से कम तय की जाती है, मुकर्रर की जाती है, तो आप लोग नहीं मानेंगे? ड्रग एक्ट के सेक्शन 12 के तहत, पाकिस्तान का ड्रग एक्ट है 1970 का, उसके सेक्शन 12 के तहत फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स मेडिसिन प्राइसेस। किसी किस्म की दवा का कीमत का तयन, किसी भी फॉर्मुलेशन का, किसी भी डोजेज फॉर्म का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है।
और सुप्रीम कोर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग दी गई कि वफाकी जो गवर्नमेंट है वो कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट हर दवा का कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है, वो ड्रैप नहीं करती। ये बहुत बड़ी लोगों को गलतफहमी है कि शायद ड्रैप दवाओं की कीमतों का तयन सर मैंने भी यही कहा है, ड्रैप बता रही है विफाकी काबीना कीमतें मुकर्रर करेंगे। सर आप ये बताइए, मानेंगे अगर रेट कम तय किया जाता है, रेट कम मुकर्रर किया जाता है तो? देखिए ये तो अब कंपनियों की अपनी सवाबदीद है कि उन्होंने उनकी लैंडेड कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये इंपोर्ट हुई है और कीमतन खरीदी गई है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जब ये इन्होंने अपने कागजात सबमिट किए थे स्पुतनिक वालों ने, उस वक्त उनको जो बताया गया था कि $35 की हम देंगे, लेकिन बावजह जब वो लैंड होने लगी प्राइस, जब उन्होंने इंपोर्ट करने की कहा तो उन्होंने कहा अब हम $45 का एक 2 डोज देंगे आपको। तो $45 को अगर आप 155 से मल्टीप्लाई करें और जो फार्मूला है लैंडेड कॉस्ट प्लस 40% प्लस 15%, उसके मुताबिक ये कीमत यही 12,300 रुपए बनती है। ठीक है, 12,268 आप बता रहे हैं सर, इससे कम में ना मिलेगी, नहीं मिलेगी सर, अगली खेप तक इंतजार करना होगा, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक ये तो $45 की मिली ना सर। देखिए चाइना में आपको शायद पता हो कि 12 के करीब वैक्सीन बन चुकी है, मुख्तलिफ कंपनी 12 मुख्तलिफ वैक्सीनें चाइना में आ चुकी है। अब क्योंकि तरीकाकार हमारे यहाँ पाकिस्तान में mRNA की वैक्सीन अभी तक नहीं आई, जो मॉडर्ना और फाइजर की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि शायद बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के तहत वो वैक्सीन बनी है पाकिस्तान में। ये पुराने तरीकाकार के तहत जो वैक्सीन है, जो एडिनो वायरस को बना रहे हैं या एंटीएटिक वायरस को हम एनकैप्सुलेट करके डेड वायरस को मतलब बना के उससे वैक्सीन बनाते हैं। ये टेक्निक बहुत पुरानी है वैक्सीन बनाने की, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्निक है यानी एक ऑप्शन है कैसर साहब, अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि जिस तरह से सब्सिडी दी जाती है, अगर हुकूमत कुछ कीमत अदा कर दे इन तमाम इंपोर्टर्स को जिन्होंने इंपोर्ट किए मंगवाई है, तो फिर ये मार्केट में सस्ती बेची जा सकती है। देखिए मैं तो अपना स्टैंड पॉइंट बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि दुनिया में चाहे वो हमारे नेबर में हमारा बहुत ही दुश्मन मुल्क, वहाँ भी फ्री वैक्सीन लग रही है सारी, वहाँ कोई खरीदारी वाली बात नहीं है। श्रीलंका हो, मालदीव हो, दुनिया के जितने मुल्क हैं, हम वेस्ट की तो बात, वेस्ट तो वैसे ही सोशल कंट्रीज होती है, वहाँ तो जिम्मेदारी सेहत का सारा मामला ही अपना हुकूमत के जो स्टेट है वो फ्राहम करती है। लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्कों में शायद स्टेट के लिए मुमकिन ना हो कि 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो कि ऑब्वियसली कीमतन खरीदनी पड़ेगी। चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है उसने कुछ वैक्सीन तो मुफ्त दी है, ताकि हमारे यहाँ जो एक हेल्थ केयर वर्कर थे फर्स्ट लाइन, जिनको हम सोल्जर कहते हैं या डिफेंस कहते हैं, उनके लिए तो उन्होंने दे दी और उन्होंने काफ़ी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नए वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के, तो ये आई डोंट नो कि वो किस तरह मैनेज करेंगे, तो नए वेरिएंट के साथ कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। आपको जैसे पता लगा कि इस्लामाबाद में और लाहौर में यूके वेरिएंट 12,268 रुपए की वैक्सीन खरीदने के बाद भी लोगों को अभी ये सोचना पड़ेगा कि ये असर करेगी भी या नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम मौजूद थे, वक्त खत्म हो गया। नाजरीन इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे पीर को, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।